आज हमारे साथ सफ़ीर अरब चैनल के सेक्शन 9 बनौ तूफ़ा में दूसरी किस्त है। पहली किस्त में आपने हबीबुर रहमान भाई को सुना और आज हमारे साथ हिंदुस्तान के नुमाइंदा नौजवान शोहरा में इनका शुमार होता है और न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी शनाख्त के हामिल हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनको पसंद किया जाता है, इनकी शायरी को पसंद किया जाता है और बहुत ही बेहतरीन अशार के खालिक हैं। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं एहतमाम सादिक़ भाई। कौन कौन से शेर मैं इनके सुनाऊँ, कई अशार हैं सर धुनने लायक। तेरी फ़ुरक़त तो मुझे खून रुलाएगी मगर तेरा कुर्ता मुझे अंधा नहीं रहने देगा। या ये शेर देखें कि ज़रा सी देर जमी क्या रही दीवारों पर, ज़रा सी देर जमी क्या रही दीवारों पर, मेरी नज़र ने तो चेहरा तेरा बना लिया था। या ये शेर देखें कि आज शब मातमी इजलास करेंगी यादें, आज शब मातमी इजलास करेंगी यादें, आज एक शख्स फरामोश किया जाएगा। या एक बहुत ही प्यारा शेर देखें कि एक हसरत ने हमें रब का मुकर्रर रखा, हम अगर इश्क नहीं करते तो काफिर होते। ऐसे ही हज़ारों मेयारी खूबसूरत और आला अशार के खालिक जनाब एहतमाम सादिक़ भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं एहतमाम भाई कि एक तो लॉकडाउन के इस मुश्किल वक्त में आप जान जोखिम पर डालकर हमारे पास हमारी दावत पर आ गए और इस इंटरव्यू के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तक़बाल है आपका। जी बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन में जान जोखिम में डालना हो तो एक चीज़ है कि हर तरफ जो है लाठियाँ बजाई जा रही हैं। जी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि फ़रागत इतनी मैसर होती है ना कि कुछ ना कुछ तो इंसान को करना ही होता है। और फिर जैसे आप जैसा मुखलिस दोस्त अगर दावत पे बुलाए, दावत दे तो मना नहीं किया जा सकता। बहुत मोहब्बतें हैं तो हमें। वैसे लॉकडाउन से ये भी एक रुझान सा चला हुआ है, लॉकडाउनी शायरी एक हो रही है। हाँ, बहुत लोग इस ताल्लुक़ से लिख रहे हैं, आपने कुछ नहीं लिखा? नहीं, लॉकडाउन के ताल्लुक़ से मैंने नहीं लिखा। अलबत्ता शुरुआती दौर में मैंने जब देखा एक तरह से वो चहल पहल थी जो, तो वो एकाएक रुक गई जी। और बहुत सारी तो वो गलियाँ, सुनसान सड़कें, वो सारी चीज़ें देख के एक शेर मैंने कहा था सिर्फ शेर उसका पहला मिसरा मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। कुछ था ऐसे कि ये तन्हाई और ये गलियों की उदासी, ऐसा कुछ मेरा मौला बता दे ये तमाशा कब तलक है। ऐसा क्या कुछ था उस ये जो माहौल है तो हम भाई मेरे ख्याल से शायरों के लिए तो बड़ा मुनासिब माहौल है। बिल्कुल तन्हाई, उदासी, इसी तरह की एक तरह का सुकूत चाहते हैं शायर जो है, उनकी तबीयत जो है ऐसे चाहती है। आपको क्या लगता है इस माहौल का क्या असर पड़ा है आप पर? नहीं, माहौल तो ज़ाहिर है कि फ़ुर्सत का माहौल है, जी। लेकिन हकीकत यही है कि शायरी करने के लिए फ़ुर्सत का माहौल नहीं चाहिए, सुकून का माहौल होना चाहिए। जी। और जो ये माहौल है वो ज़ाहिर है कि सुकून का बाइस नहीं है। फ़ुर्सत बहुत है, तन्हाई है, अकेलापन है, सब कुछ है, सारे ज़राए मैसर हैं, लेकिन वो सुकून नहीं है जो ज़हन को मतलब ताज़ियाना लगाता है। लेकिन सुना तो जाता है कि शायरों को दर्द जो है वो महमेज़ देता है। तो मेरे ख़्याल से सुकून ये इस वक्त जो दर्द है ये फ़ुर्सत भी है और दर्द का माहौल, ये एक ज़हनी कशमकश का माहौल है। तरह तरह के ख़यालात हैं और तरह तरह के वसवसे हैं, ख़दशात हैं, तो इनका एक असर तो पड़ता होगा। असर तो ज़ाहिर है, असर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही चीज़ मैं फिर कहूँगा कि कशमकश एक अलग चीज़ हो जाती है और ज़ाहिर है जब इंसान ज़ाती कशमकश में मुब्तला होता है जी। तो शायरी को महमेज़ लगती है। खैर, लेकिन आपकी ज़ाती कशमकश के भी बड़े किस्से हैं। कभी मौका मिला तो सामीन को वो भी सुनवाए जाएंगे। तमाम भाई कि आपकी शायरी में हमें कई रंग देखने को मिलते हैं। आपकी इब्तिदाई शायरी भी पढ़ी है और उसके बाद मैंने आपकी ताज़ा गज़लें भी पढ़ी हैं। बहुत नुमाया फ़र्क भी उनमें देखने को मिलता है और रंग की तब्दीली भी नज़र आती है। और सवाल मेरा इस ताल्लुक़ से ये था कि क्या आपके या आपने पहले आप किसी की शागिर्दे में थे या अब आपके ऊपर किसका असर है या पहले किस असर में आपने शायरी की? नहीं, ज़ाहिर है कि असर का ताल्लुक़ मैं नहीं कह सकता कि किसका असर है, क्योंकि तमाम अच्छे शोरा हैं, चाहे वो जदीद हों, क़दीम हों,
हमारे क्लासिक शोरा जो उस्ताद शोरा में से मैं सबको पढ़ता रहता हूँ और पसंदीदा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम जैसे कह सकते हैं कि मुर्शद कोई है अगर, तो जी। वो मीर तक़ी मीर को माना जाता है, और खुदाए मैं सुखन। ज़ाहिर है खुदाए सुखन है, और उनके बहुत सारे अशार ज़बान ज़द हैं और तकरीबन सारी शायरी पढ़ चुका हूँ। तो और असर की जहाँ तक बात है, मैं मानता हूँ कि अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो किसी का असर कबूल ना करें, है ना। अच्छा, बाज़ लोग ये भी कहते हैं ना कि असर ज़बरदस्ती इंसान कबूल नहीं करता, जी। है ना, वो तबीयत में दर आती है, माहौल लेकिन का असर पड़ता है, माहौल का असर सोबत का पड़ता है, असर पड़ता सोबत है। का असर पड़ता है, लेकिन इंसान में जो है एक वो कहते हैं ना, जैसे कि कंट्रोल, अपना कंट्रोलिंग पावर, तो वो भी होनी लाजमी होती है ना। इंसान किसी भी माहौल में रहे तो वो अगर चाहे तो उस माहौल में ढल जाए, वो चाहे तो उस माहौल में रह के भी अपने रंग में रहे। ये बात आपने दुरुस्त और कही। रही बात शायरी की, तो मैं समझता हूँ कि एक हमेशा कोई भी शायर हो, जो भी शायरी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको भी यही चाहिए कि वो अपना जुदा गाना रंग इख्तियार करें। आपने बहुत सही बात कही। ये रुझान देखने में भी आ रहा है इस वक्त, क्योंकि ऐसा, ये वक्त ऐसा है मेरे ख्याल से कि शोरा की भरमार है इस वक्त। जी, तकरीबन बहुत सारे नहीं ये नौजवान तो और ये हैं, हर जगह आपको शायर मिल जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का फुकदान है इस वक्त शोरा में कि उनका अपना रंग बहुत कम देखने में नज़र आता है। ज़्यादातर शोरा किसी के ताक़ुब में या किसी की पैरवी में इस कदर मुलविस हैं कि उनके यहाँ अपना कुछ नहीं पाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आप भी नौजवान हैं और नौजवान बहुत लोग देखेंगे इसको, तो वो भी शायद सीखें। आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से कि किस तरीके से हम किसी के ततब्बो से बचें देखो, मुकम्मल तौर पर? मुकम्मल तौर पर किसी के ततब्बो से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपको शेरगोई में मलका है तो आप ज़मीन अपनी ईजाद करें, बिल्कुल। और ज़मीनें बनती हैं क़वाफ़ी और रदीफ़ से, ठीक है। तो वो चीज़ें आप जानबूझकर बेहतर से बेहतर चुनें, अलग चुनें, जो आपको लगे कि इस रदीफ़ पे, इस काफ़िये पे किसी ने अशार नहीं कहे होंगे, गज़लें नहीं कही होंगी, तो आप वो इस्तेमाल करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अगर एक अलग रास्ता बनाना चाहते हैं अपना, तो अगर जदीद शोरा को आप ज़्यादा पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, या और भी बहुत सारे ज़राए हैं जदीद शोरा को पढ़ने के, तो उनको अगर आप पढ़ते हैं तो उनके यहाँ से लफ्ज़ियात जो हैं, तो जदीद लफ्ज़ियात आपको नहीं लेने हैं, आपको जदीद ख़याल लेना है, और लफ्ज़ियात आपको क्लासिक रखने हैं। ये चीज़ें होती हैं। आमेज़िश आप करें, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं एक डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब, जी, तो मेरे भी उनसे उस्ताद हैं। जी तो उनसे एक बार ऐसे ही बातें हो रही थी, तो उन्होंने एक बहुत पते की बात कही थी कि हम जो है कोई लफ्ज़ तख्लीक नहीं कर सकते कभी, क्योंकि ऐसी शख्सियतें सदियों में एक बार एक कोई पैदा होती हैं, और ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता, और तकरीबन नामुमकिनात में से है ये कि हम वो शख्सियत बन सकें, ठीक है। तो लफ्ज़ी तख्लीक जो है ना, कि लफ्ज़ों का तख्लीक करना, ये चीज़ हमसे नहीं हो सकता। हम तरकीबें तख्लीक कर सकते हैं, क्योंकि जो लफ्ज़ हैं पहले से मौजूद हैं, हम उन लफ्ज़ से तरकीबें नई गढ़ सकते हैं, नई तख्लीक कर सकते हैं, और उसके ज़रिए से मफ़ाहिम में जो है वो तनव्वुर आता है। आपने ये, और ये चीज़, अच्छा एक बात ये कि ये चीज़ सिर्फ जो है लफ्ज़ियात पे लागू नहीं होती, ये तरकीब और तख्लीक का ये हर मैदान में लागू होता है। बिल्कुल, बिना तरकीब और तख्लीक के किसी भी मैदान में आप आगे बढ़ना, आमेज़िश करें, नई चीज़ पैदा होगी। यही साइंसी भी रूल यही रहा है, और अदब का भी यही शुरू से रहा है। कोई भी चीज़, हमें भी ये चीज़ डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब हमारे उस्ताद हैं, और बड़ी अच्छी चीज़ अफ़सानी अदब के क्लास में हमने ये सीखी कि कोई भी चीज़ नई नहीं है। जो माफ़ूक़ुल फ़ितरत चीज़ें हम कहते हैं, उनका तसव्वुर भी नया नहीं है, बल्कि कई चीज़ों को मिलाकर वो बना दिया गया। सर हमने किसी जानवर का ले लिया, बदन इंसान का ले लिया, पर परिंदों से ले लिए, और
का मजमूआ एक बनाया तो वो हमारे लिए माफ़ाकुल फितरत हो गया। जी। तो मौजूद चीज़ों की मदद से हम एक ऐसी चीज़ का वजूद दे देते हैं जो हमें ऐसी लगती है कि वो माफ़ाकुल फितरत है, जिसका जी वजूद बिल्कुल। नहीं है। ये आपने बहुत बेहतरीन नुक्ता बताया। फिर वक्त के साथ शायरी पर असर भी पड़ा है, इसका तसव्वुर बदला है, बहुत सारे रुझानात आए गए हैं, अभी भी चल रहे हैं। तरक़्क़ी पसंद तहरीक का अलग रुझान है, अरबाब ज़ौक़ का अलग रहा, फिर उसके बाद जदीदियत, माबाद जदीद वगैरह। आपके नज़दीक शायरी का तसव्वुर क्या है? देखिए, उमूमी तौर पे लोग जो है एक अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी का तसव्वुर पेश करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने कहा ना कि मैं आमेज़िश पे यकीन रखता हूँ। अगर आप जो है अदब को ज़िंदगी से अलग कर लेते हैं, ज़ाहिर है कि शायरी अदब का बेशतर सरमाया जो है वो शायरी है। तो अदब को अगर ज़िंदगी से अलग करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई माने नहीं रह जाता है। और अगर सिर्फ़ जो है अदब को अदब से भी अलग कर देते हैं तब भी कोई मतलब नहीं रह जाता। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है ना कि हम देखते हैं कि अगर अदब जो है वो ज़ाहिर है कि ज़बान से ताल्लुक़ है उसका, ज़बान का लफ्ज़ से है, ठीक है। और अगर हम कोई भी चीज़ कह रहे हैं, कोई भी चीज़ तहरीर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अदब के दायरे से बाहर आके कर सकें, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि अदब का ताल्लुक़ तहज़ीब से होता है, ठीक है। और तहज़ीब ज़ाहिर है कि हम किसी ना किसी तहज़ीब के हामिल ज़रूर होते हैं, कोई ना कोई माहौल हमारा होता है, माहौल से अलग नहीं जा सकते हम। तो उस माहौल का अक्स भी उस तहरीर में नज़र आना लाज़मी है, आएगा ही, वो फितरी है। तो हम ना तो अदब बराए अदब से अलग जा सकते हैं, ना तो अदब बराए ज़िंदगी से। हालांकि लोग अलग करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम जो सोचते हैं, जो हमारे जज्बात होते हैं, जो एहसासात होते हैं, ज़ाहिर है कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, मुशाहिदात हैं हमारे, वो ज़ाहिर है ज़िंदगी का हिस्सा हैं, हम उन्हें ही तहरीर करते हैं। तो ज़िंदगी से वो चीज़ें अलग नहीं जाती। तो आपका तसव्वुर शेर मतलब ये है कि आपका तसव्वुर शेर भी आमेज़िश पर है कि जी। अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी दोनों को मुतवाज़िन तौर पर लेकर चला जाए। जी। ये बड़ी लंबी बहस है ये, खैर बहुत शुरू से लंबी आखिर बहस है, तक कि ज़ाहिर अदब है। बराए अदब बेहतर है, अदब बराए हाँ, ज़िंदगी, और नहीं ये ज़ाहिर है। एक दिलचस्प बहस भी है। खैर शायद खुश इंटरव्यू ना हो जाए, हमें आपकी शायरी भी सुननी है। आपके एक जी। गज़ल का एक शेर मुझे बड़ा प्यारा याद आ रहा है। चला तो आऊँगा कुफ़ी सिफ़ातियों लेकिन, जी। चला तो आऊँगा कुफ़ी सिफ़ातियों लेकिन, मैं इन ख़तों की सभी गायतें समझता हूँ। बड़ा ही प्यारा शेर है। मैं ये गज़ल चाहूँगा कि आप हमारे सामईन को सुनाएं। मुझे ये गज़ल बहुत पसंद है ज़ाती तौर हाँ, पर भी। वो गज़ल थी कि वफ़ूर शौक़ की सब आयतें समझता हूँ, वफ़ूर शौक़ की सब आयतें समझता हूँ, वफ़ूर शौक़ की सब आयतें समझता हूँ, तेरी निगाह में छुपी हैरतें समझता हूँ। वाह क्या बात है। और शेर था कि चला तो आऊँगा कूफ़ी सिफ़ातियों लेकिन, चला तो आऊँगा कूफ़ी सिफ़ातियों लेकिन, मैं इन ख़तों की सभी गायतें समझता हूँ। बहुत ही उम्दा शेर है इमाम भाई आपका, बहुत खूबसूरत, बहुत मोहब्बत। और इसमें एक शेर था कि ये हंसते बसते कबीले उजाड़ डालेगा, ये हंसते बसते कबीले उजाड़ डालेगा, मैं इश्क विश्क की सब बरकतें समझता हूँ। क्या कहने। और ये मेरे घर की उदासी खलाएं सन्नाटे, ये मेरे घर की उदासी खलाएं सन्नाटे, ये मेरे घर की उदासी खलाएं सन्नाटे, इन्हें मैं अपने लिए नेमतें समझता हूँ। वाह क्या कहने, बहुत खूब है तमाम भाई। और खुशी से चिढ़ है किसे, दश्त की तलब है किसे, खुशी से चिढ़ है किसे, दश्त की तलब है किसे, तड़प में भी हैं किसे राहतें समझता हूँ। क्या कहने, बहुत खूब। और ये रफ्ता रफ्ता निगल जाएंगी मुझे सादिक, ये रफ्ता रफ्ता निगल जाएंगी मुझे सादिक, सियाह रातों की सब हरकतें समझता हूँ। सियाह रातों की सब हरकतें समझता हूँ। खूबसूरत, बहुत ही उम्दा गज़ल है ये आपकी। ये काफ़ी पहले पढ़ी थी मैंने, और बहुत मतलब वो शेर तो क्या ही प्यारा शेर है तलमी का, बहुत ही खूबसूरत। जी बहुत शुक्रिया। चला तो आऊँगा कूफ़ी सिफ़ातियों लेकिन, मैं इन ख़तों की सभी गायतें समझता हूँ। अच्छा,
तमाम भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनकी एक बड़ी अहम ख़ुसूसियत एक ये भी है कि बैक वक्त जितने अच्छे गज़ल गो हैं उतने ही अच्छे नज़्म निगार भी हैं। ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है कि गज़लें भी बहुत अच्छी कहते हों और नज़्में भी उसी कमाल के साथ कहते हों। ये मोहब्बत। ख़ासा हमारे तमाम भाई के पास ये मलका मौजूद है। और मैं एक नज़्म और मुझे इस वक्त याद आ रही है, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही जज्बात से भरी हुई और बहुत ही उम्दा नज़्म है, बाज़ आमद। मुझे बहुत पसंद आई थी वो नज़्म जब मैंने आपकी पढ़ी थी। एक बहुत अलग शुक्रिया। दुनिया उसमें खल्क हुई है और जी। जो आपका बयानिया है उसमें और जो अंदाज़ है, मैं वो नज़्म भी अभी गुज़ारिश करूँगा अगर। जी, वो मैं सुना देता हूँ वो नज़्म। दरअसल उस वक़्त जब मैंने ये नज़्म कही, तो उस वक़्त दिल्ली में रेप के बहुत सारे हादसात हो रहे थे इस तरह से, जी। और उसी वक़्त जो है निर्भया केस भी खुला हुआ था और ज़ाहिर है ज़ोरों शोर पे था। तो मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया था और ये नज़्म मैंने तख्लीक की थी उस वक़्त। मैं वो नज़्म सुनाता हूँ, थोड़ी-सी तवील है। जी। ये नज़्म शुरू होती है, उन्वान है बाज़ आमद। नज़्म शुरू होती है कि वो एक गाँव जो शहर की रौनकों से हटकर शुमाल मशरिक़ के एक जज़ीरे सा बसा था, हाँ। जहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट फ़िज़ा में नग़्मे बिखेरती थी, जहाँ पे फूलों के बाग अब भी हर एक को खुशबुएँ बाँटते थे, है। जहाँ की फसलों में टिड्डियों का अभी भी हिस्सा रखा गया था, जहाँ के खेतों में औरतें अब भी चढ़ने कसकर ज़राअती काम कर रही थीं, जहाँ के खेतों के मेड़ पर कुछ सयानियाँ सावनी तरानों को गा रही थीं। है। जो अमन वो एक गांव जो अमन की बंसियां बजाता अभी भी ऐसे रवां दवां था कि जैसे जन्नत से कुछ फरिश्ते ज़मीं पे आकर के बस गए हों, जहाँ पे अब भी हर एक के गम को हर एक मिलकर के बांटता था, जहाँ के धर्मों के बीच अब तक कोई अधर्मी नहीं हुआ था। है। उसी नगर में मैं एक दरवेश मुद्दतों बाद फिर से गुज़रा। मेरे बदन पर सफ़ेद रूमाल, सब्ज़ चोगा, गले में अखरोट सीपियों की माला और हाथ में एक टूटा कासा और एक गर्दन खमीदा लाठी की टेक कर जिसको चल रहा था। मैं एक दरवेश मुद्दतों बाद उस नगर की उसी गली से दोबारा गुज़रा कि जिस गली से मेरा भी रिश्ता जुड़ा हुआ था, हाँ। कि जिस गली में वो एक बच्ची कि जिसके माँ बाप मर चुके थे। मैं जब गुज़रता था उस गली से तो ऐसा लगता कि जैसे वो मेरी मुंतज़िर थी। मैं उस गली में सदाए हक जो बुलंद करता, वो चीख कर मुझको बाबा जानी पुकारती थी। हाँ। वो चीख पड़ती कि बाबा जानी ज़रा ठहरिए, मैं चाय लेकर के आ रही हूँ। वो मुझसे कहती कि बाबा जानी ज़रा सा पी लें, दुआएं दे दें। वो मुझसे कहती कि बाबा जानी इधर से गुज़रो तो भूलना मत, तुम्हारी बच्ची यहीं हमेशा खड़ी रहेगी, हाँ। तुम्हारी राहें तका करेगी। मैं उससे कहता कि मेरी बच्ची, तुम्हें खुदा खूब ज़िंदगी दे, तुम्हें खुदाया बहुत खुशी दे, तो हंसने लगती। मगर जो अब के गुज़र हुआ तो मैं देखता हूँ कि उस गली में हुजूम सा है। मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ है, तो उस जगह पर खड़े हुए लोग घर की जानिब इशारा करके ये बोलते हैं कि वो जो बच्ची है उसका भाई कई बरस पहले धन कमाने जुनूब मगरिब में उस तरफ को जो शहर है ना गया हुआ था, हाँ। मगर वो बरसों तलक न लौटा तो ढूंढने ये निकल पड़ी थी। मगर इसे कब खबर थी शहरों में बस दरिंदे ही बस रहे हैं। वो ऊंचे महलों की रौनकें, वो चमकती सड़कें, जदीद माहौल, जगमगाती अजीब दुनिया, ये सब दिखावा है जिसकी इसको ख़बर नहीं थी। मैं आगे बढ़कर के देखता हूँ तो मेरी बच्ची पड़ी हुई थी, तमाम कपड़े फटे हुए थे, लहू बदन के हर एक ज़ख्मों से रिस रहा था हाँ। और उसके नाखून से खून के कतरे टपक रहे थे। मेरा बदन थरथरा के यकलख्त जम गया था कि जैसे मेरे बदन में रेशे से पड़ गए हों। मैं सामने उसके कुछ कदम पर खड़ा हुआ था। वो एक गोशे में अब भी सिमटी पड़ी हुई थी और अपने हाथों को थोड़े वक्फे से जिस्म पर ऐसे मारती और झटक रही थी कि जैसे उसके बदन पे दुनिया की सारी आँखें चिपक गई हों, हाँ। और इस अमल से वो मेरी बच्ची बदन से अपने तमाम आँखें खुरच रही थी। हाँ। ये ऐसी नज़्म है कि ये सुन लीजिए तो ज़हन बिल्कुल बौखला जाता है। बहुत ही उम्दा नज़्म और बहुत ही
ज़बरदस्त बयानिया है तमाम भाई, ये बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस नज़्म के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत ही लाजवाब नज़्म है, और अ, ये आपका मलका है, ये आपका ख़ासा है, और अल्लाह ने आपको नवाज़ा है कि गज़ल और नज़्म में यकसा आपको बहुत मोहब्बत। मलका हासिल है, और दोनों आप बेहतरीन लिखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की शायरी दो मुख्तलिफ धारों पर चल रही है। जी हिंदुस्तान के जो शोरा हैं उनका एक अलग उसलूब है, एक नया रंग है। पाकिस्तान में भी एक जदीद नए शोरा की, नौजवान शोरा की एक बड़ी खेप तैयार हो रही है, सामने आ रही है, जी और बहुत बेहतरीन शायरी हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो बहुत बेहतरीन शायरी कर रहे हैं, जी। और एतराफ़ करना चाहिए हमें। आपके यहाँ भी जहाँ तक मुझे लगा कि कुछ वहाँ से मुतासिर हुए हैं, या आपने कुछ चीज़ें वहाँ से अख़ज़ की, या उस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना देखें, ज़ाहिर है कि मैंने पहले बताया है? कि आमेज़िश पर यकीन रखता हूँ, जी और ये भी एतराफ़ है कि इस वक्त वहाँ जो शायरी हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। अलबत्ता एक चीज़ मुझे खटकती है हमेशा, वो ये है कि जो शख़्स जिसे ज़रा भी तकलीफ़ होती है किसी तरह की, चाहे गम इश्क हो, गम रोज़गार हो, गम जाना हो, गम दौरा हो, जो भी, तो उसका रुख जो है शायरी की तरफ हो जाता है। हम्म, ये बहुत अच्छी बात है हालांकि, लेकिन शायरी सिर्फ़ गम के सहारे नहीं चलती है। शायरी के लिए अगर हम कोई भी चीज़ तख्लीक करते हैं तो उसके लिए मुताला सबसे ज़रूरी होता है। बिल्कुल। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ आपको। कोई एक खाली गिलास होता है, तो जब तक हम उस गिलास को मुकम्मल तौर पे भरते नहीं हैं तब तक उससे वो चीज़ छलकती नहीं है। तो हमें मुताला जो है वही भरने का अमल है। तो जब तक हम अपने आप में वो चीज़ मुकम्मल तौर पे भर नहीं लेते तब तक कोई चीज़ अच्छी बन के निकल नहीं सकती। ये चीज़, इसकी कमी मैंने ज़ाहिर है यहाँ भी देखी, वहाँ भी, सरहद बोलिए, पार भी ये चीज़ें हैं। ये दोनों जगह। जी अब आपका बहुत प्यारा सा शेर है वो, कि देख सकता हूँ पे छूने की इजाज़त नहीं है, मेरी आंखें ही समझती हैं मेरे हाथ का दुख। जी तो ये उसलूब जो है, इस तरह की जो शायरी है, हमारे यहाँ अभी उस हद तक नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस तरीके से कह रहे हैं। आपके जी। यहाँ भी कुछ कुछ दिनों में देखने आया, कुछ गज़लों में आपको रंग नज़र आता है, इसलिए मैंने वो सवाल किया कि असर, जैसे वहाँ अज़हर फ़राग़ हैं, मैं नजमी हाँ, हैं, ज़ाहिर है कि जो बेहतरीन शायर है वहाँ के, बहुत सारे शायर ऐसे तो हैं। उनका कुछ और असर आप पर, या उनसे कुछ मुतासिर हैं, या जो आपको बेहतरीन, जिनको आप नहीं, ज़ाहिर है मतलब। कि मुझे कुछ लोग हैं जो मुझे बेइंतहा पसंद हैं, और कह सकते हैं कि उनके यहाँ भी ये जो मेरा एक यकीन है आमेज़िश का, जी वो उनके यहाँ भी मुझे नज़र बिल्कुल आता है। बिल्कुल। इस लिहाज से भी वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे अज़हर फ़राग़ हैं, असर फ़राग़ हुआ। उमैर नजमी है, रहमान फ़ारिस हैं, जी, और अब्बास ताबिश हैं, नज़्मों में सुहैब मुग़ैरा हैं। सुहैब मुग़ैरा है अच्छी नज़्मों में, शायरी। और अमीर सुखन एक अभी जी जी। नौजवान शायर, उसके यहाँ भी। तो इस तरह के बहुत सारे शायर हैं जो पसंदीदा हैं मेरे। आपकी शायरी में एक और रंग नज़र आता है कुछ वक्त से, जी पंजाबीपन, एक हल्का सा ज़बान बयान के उसलूब में। आपका शेर है कि मैंने बंटवारे में बस हाथ रखा है माँ पर, और भाई है कि बापू की ज़मीं मांगता है। एक शेर और है आपका, है कि दरवेशी एजाज दी गल है साबिक नूं, दरवेशी एजाज दी गल है साबिक नूं, और है उसके हाथ का खाली कासा दुख। तो ये एक पंजाबीपन, हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, या आपके बारे में जितनी मालूमात फराहम हुई हैं, पंजाब से आपका कोई ताल्लुक़, मतलब पैदाइशी तौर पर, या वहाँ से आप यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये पंजाबीपन आपकी शायरी में कहाँ से आया? जी, देखें, पंजाबी ज़ाहिर है कि एक बहुत ही प्यारी मीठी ज़बान है, जी, इसमें तो और लहजा उसका मुझे बहुत मुतासिर करता है उमूमी तौर पे। और ये शुरू से मतलब कह सकते हैं कि बचपन से जब से होश संभाला है और सुनना शुरू किया लोगों को, या अक्सर ऐसा होता था कि अभी कस्बे से ताल्लुक़ है मेरा, गांव से, तो वहाँ पंजाब से कुछ लोग जो ये मतलब फसल की कटाई वगैरह के लिए आते थे अपनी मशीनें लेकर, तो उन लोगों को बोलते हुए देखता था मैं, सुनता था, अच्छा लगता था। तो वो शौक़ वहाँ से पैदा हुआ, जानने का, समझने का।
और फिर एक वक्त के बाद एक बहुत प्यारी पंजाब से, ख़ास तौर पे लुधियाना से ताल्लुक़ रख रही हैं, लुधियाना पंजाब से शायरा है, बहुत अच्छी शायरा है, प्यारी शायरा है, ज़ोया शेख। जी, तो बहुत बेहतरीन शायरा हैं ज़ोया जी, शेख। तो उनसे रब्त जो है तकरीबन 5 सालों से मतलब है। तो अभी हालांकि वो यहाँ पे लखीमपुर खीरी में उनका मस्कन है, और लेकिन बहरहाल ताल्लुक़ वहाँ से है, तो वो चीज़ें उनके यहाँ से भी ये कह मतलब सकते ये हैं। पंजाबीपन का जो असर है, मतलब उन्हीं के ज़ेर असर है हाँ, कहा जा सकता है ऐसा उनका। कि जी। ये खैर, लेकिन बहुत अच्छा रंग है ये, वाकई पंजाब की ज़बान में एक मिठास तो है। और जैसा कि महमूद खान शिरानी ने भी एक नज़रिया पेश किया कि पंजाब में उर्दू, और मसूद हसन खान ने भी इस ताल्लुक़ से तस्लीम तो किया कि कुछ हद तक तो करीबी, कुछ हद तक नहीं, कुर्ब तो वो रहा तो है उर्दू ज़ाहिर का, तो एक जी, ताल्लुक़ भी रहा है पंजाबी से हमारा, और वो मीठी ज़बान है, तो ये बहुत ही। हाँ, वो ज़ाहिर है कि बहरहाल वो एक नज़रियाती मबाहिस है अलग, हाँ, वो अलग है, लेकिन लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ जी कि उनके नज़रिए की दलील या उनके इस नज़रिए पे आने का है ना मोटिव जो रहा जी, या जो सबब बना, वो मेरा ख़्याल है कि पंजाबी ज़बान की मिठास ही थी। ज़ाहिर है उन्होंने अपने तौर पर, वो पहले ऐसे माहिरीन लिसानियात में से, जी, उससे पहले बहुत से लोगों ने उर्दू के ताल्लुक़ से नज़रिए पेश किए थे, लेकिन वो माहिर लिसानियात नहीं थे, वो पहले ऐसे माहिरीन लिसानियात में से थे जिन्होंने, तो उन्होंने बाकायदा सर्फ़ी नहवी एतबार से इसे साबित किया था हाँ, अपने वही तौर वही पे। चीज़ें हैं। तो एक आमेज़िश ज़रा सा कुछ मुश्तरक तो है बहुत कुछ बिल्कुल, उर्दू और बिल्कुल, पंजाबी में, तो ज़ाहिर है। वो रिश्ता तो एक खैर है, उसमें तो कोई शक नहीं। बड़े बेहतरीन, मतलब आपके एक और गज़ल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं और वो ज़रूर सुनना चाहूँगा अभी, कि ये किसने मौत को मेहमान कर लिया सादिक, जी, ये किसने मौत को मेहमान कर लिया सादिक, ये कौन है कि जिसे ऐन शीन ख़ाफ़ हुआ। ये जो आपने आशिकों की तरह इश्क को तोड़ा है, तो इस गज़ल से नहीं कुछ अशार अगर। बहरहाल इस शेर में हालांकि तोड़ के मैंने बयान किया है, लेकिन यकीन नहीं रखता हूँ तोड़ने पे। मैं खैर, वो आपकी शख्सियत उसका मज़हर है। मेरा लिए तो गज़ल से। मैं गज़ल सुना देता हूँ जी। कि नई उदास फ़िज़ाओं का इंकशाफ़ हुआ, हाँ, नई उदास फ़िज़ाओं का इंकशाफ़ हुआ, हवा का जब भी चिरागों से इख्तलाफ़ हुआ, आए, और वह एक रोज़ उतारी गई ज़मीं पे कहीं, वो एक रोज़ उतारी गई ज़मीं वो पे एक कहीं। रोज़ उतारी गई ज़मीं पे कहीं, फिर एक ख़ित्ता अचानक ही कोह क़ाफ़ हुआ, क्या कहने, खूबसूरत। फिर एक ख़ित्ता अचानक ही कोई अचानक ख़ाफ़ ही कोह क़ाफ़ हुआ, तो चरख़ ने भी सरों से उठा लिए साए, है। तो चरख़ ने भी सरों से उठा लिए साए, कभी जो अपना ज़मीनों से इन्हिराफ़ हुआ। है, क्या कहने, क्या कहने। और मुझे ये इल्म ही कब था कि हैरतें क्या हैं, है, मुझे ये इल्म ही कब था कि हैरतें क्या हैं, किसी की आँख को देखा तो इंकशाफ़ हुआ, क्या कहने, क्या कहने। और फिर उसके बाद मेरे ख्वाब बह गए सारे, है, फिर उसके बाद मेरे ख्वाब बह गए फिर सारे। उसके बाद मेरे ख्वाब बह गए सारे, हुदूदे चश्म में उस रात क्या शिगाफ़ हुआ, क्या कहने हैं तमाम भाई, बहुत अच्छा और शेर ये किसने मौत को मेहमान कर लिया सादिक, है। ये कौन है कि जिसे जिसे आइन ऐन शीन शीन काफ़ हुआ। ख़ाफ़ हुआ। बहुत ही बेहतरीन गज़ल है आपकी। एक और गज़ल का मुझे एक शेर बहुत पसंद है, वो गज़ल मुकम्मल मुझे एक शेर याद आ रहा है, कि वो शेर कुछ यूँ है कि तुमने झेला ही नहीं खुद से बिछड़ने का अज़ाब, तुमने झेला ही नहीं खुद से बिछड़ने का अज़ाब, वरना बह जाती लहू हो के तुम्हारी आँखें। तो अजीब सी शिद्दत और बहुत ही प्यारा, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है ये शेर। जी इस गज़ल से भी कुछ अशार अगर आप सुना दें तो बड़ी जी, खुशी वो होगी। सुना देता हूँ कि कभी वीरां तो कभी अश्क से भारी आँखें, हाँ, कभी वीरां तो कभी अश्क से भारी आँखें, ऐसी होती हैं किसी हिजर की मारी आँखें, है। और तुमने झेला ही नहीं खुद से बिछड़ने का अज़ाब, तुमने झेला ही नहीं खुद से बिछड़ने का अज़ाब, वरना बह जाती लहू हो के तुम्हारी आँखें। क्या कहने हैं तमाम भाई, बहुत और प्यारा बट शेर। शाम तक वो नहीं आए तो हुए गुस्सा, और हाँ, शाम तक वो नहीं आए तो हुए गुस्सा, और ऐसे में खींच के दीवार पे मारी आँखें, क्या कहने हैं तमाम भाई, बहुत प्यारा शेर, बहुत प्यारा शेर। और नोचता रहता हूँ
हर सुबह बदन से लेकिन हाँ, नोचता रहता हूँ हर बदन सुबह से। बदन से लेकिन शाम होते ही निकल आती हैं सारी आँखें। है, क्या क्या। और इंतहा दर्द की देखी कभी तुमने सादिक, हम्म। आओ देखो मेरी जज्बात से आरी आँखें। है, क्या कहने तो बहुत हम भाई, शुक्रिया। ये शाहकार गज़ल है आपकी, बहुत ही मोहब्बत उम्दा है, गज़ल है। बहुत जब भी, मोहब्बत है। इससे पहले भी कई बार आपसे सुनने का इत्तेफाक हुआ है, और जब भी ये सुनता हूँ बस सर धुनता रहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन गज़ल है, और ढेर सारी बातें अभी तक हुई हैं। एक आखिरी राउंड जो हमारा ये है, कुछ बस आपसे हाँ या ना में जवाब चाहिए कुछ सवालों के। ज़रा जी। सा पेचीदा है, लेकिन उम्मीद है कि साहत आप इस गुस्ताखी को हमारी माफ़ करेंगे। नहीं तो बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। तो मीर या गालिब में से आप किसे चुनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मीर। मीर को। इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में से? ऑफ कोर्स इश्क हकीकी। इश्क इश्क मजाजी में इश्क हकीकी का पहलू कितना ढूंढते हैं आप? तकरीबन 70 से 80%। 70 से 80%। मौजूदा वक्त में इश्क हकीकी, इश्क मजाजी में इश्क हकीकी का रंग लोगों के यहाँ पाया जाता है? तकरीबन ना के बराबर है। तकरीबन ना के बराबर। ये बड़ा अहमियत है ये। खैर, शायरी, गज़लें और नज़में आप दोनों कहते हैं, जी। किसको किस पर फ़ौक़ियत देते हैं? मेरा ख़्याल है कि गज़ल जो है वो नज़मों पे फ़ौक़ियत दी जाती है। मतलब आपके मुताबिक गज़ल जो है नज़मों के मुकाबले में मतलब बनिस्बत बेहतर। जी। 3 नौजवान शोरा का नाम लें, सिर्फ 3 की इजाज़त है, उससे ज़्यादा नहीं। 3 नौजवान शोरा। आपके पसंदीदा शोरा? मेरे नज़मों के हवाले से सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर देखा जाए तो मुझे हबीब भाई की नज़में बहुत पसंद है। ये हबीबुर रहमान भाई, हबीबुर उनका रहमान भाई। हमने पहला, उनकी- इस आपसे पहले उन्हीं का इंटरव्यू हमने किया था सफ़ीर अदब चैनल पे। जी। वाकई बहुत बेहतरीन शायर हैं। और ज़ोया की गज़लें मुझे बहुत पसंद जी, हैं। ज़ोया शेख। उसकी ज़ाहिर है कि जो मिजाज मेरा है, जी, मिजाज वही उसका बिल्कुल भी है, वो रंग, वहशतों से ताल्लुक़ और वो रंग है। देखने मिलता है। और नौजवान शोरा में एक मेरे अज़ीज़ हैं साजिद जी, अली साजिद अली मेरे भी साजिद। बहुत अजीज़ हैं, और जी। इंशाल्लाह मैं उन्हें भी एक दिन ज़रूर बुलाऊंगा। मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, और वाकई गज़ल की शायरी करते हैं। वैसे और भी बहुत सारे पसंदीदा शोरा में से हैं, हाँ, लेकिन आपको लेकिन 3 नाम की आपने इजाज़त ज़ाहिर है दी। हम उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं दे सकते, इसीलिए तो क्योंकि ये सवाल तुम्हारा नाम भी नहीं लिया मैंने। नहीं। खैर, मोहब्बत है आपकी वो तो। शायरी की तहरीक आपकी, 2 नाम लेने हैं आपको, जिनका आपकी शायरी में बहुत अहम किरदार रहा। शायरी की तहरीक, 2 नाम जो जिन्होंने मुझे शायरी करने की तहरीक दी, उसमें तो एक उस्ताद मोहतरम खालिद मुबशिर साहब और एक ज़ोया शेख। ज़ोया शेख। ज़ोया शेख से बड़ा आप पर बड़ा गहरा असर डाला हाँ, है कह ज़ोया शेख सकते ने। हैं आप, कई बिल्कुल सतह कह पर, सकते उसलूबियाती सतह पर भी, हैं। जी ज़बान की बिल्कुल। सतह पर भी, और वाक़ई, और वो है भी बहुत बड़ी शायरा। कभी मौका मिला तो उनसे भी गुफ्तगू इंशाल्लाह होगी, जी। जैसा मौका रहा। खैर, कभी किसी आपकी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर मैंने देखा है बहुत एक्टिव हैं, गज़लें वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, और आपके पसंद करने वाले भी बहुत हैं। कभी आपकी किसी फ़ैन ने, किसी आपको पसंद करने वाली किसी लड़की ने आपको मैसेज करके डेट के लिए पूछा? मैसेज करके डेट के लिए तो नहीं पूछा, लेकिन ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट जो है प्रपोज़ किया गया तो है। आपने हाँ बोला या ना? हमें ये जानने में दिलचस्पी नहीं, है। ज़ाहिर है कि मैं वहदानियत का कायल हूँ, तो आप आत्मनिर्भर किसी हो और रहे हैं। किसी और की जगह नहीं है। तो मतलब आप वज़ीर आज़म की बात सुन रहे हैं, आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। खैर, ये जी, जी। आत्मनिर्भर भारत का आप जो है जी। इस तहरीक को आप आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल ये था कि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, और शायरों का रोमान तो खैर, तो जी। हम क्या उम्मीद करें कि आप वो, एक हमारे यहाँ एक इस्तिलाह सी बन गई है लव मैरिज अरेंज मैरिज, हालांकि कुछ इसमें अजीब सा लगता है, लेकिन हाँ, आप लव मैरिज कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। तो हम जान सकते हैं खुशनसीब कौन? नहीं, ये नहीं जान सकते आप। खैर, ये आपकी प्राइवेसी है, लेकिन वैसे हमने ये बस मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरी नहीं।
जी, जी, बेशक। खैर, तो बहुत-बहुत शुक्रिया है तमाम साबित भाई, आपसे मिलकर, आपसे बहुत बातें बहुत करके बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा। और इंशाल्लाह फिर कभी हम ज़रूर आपको बुलाएँगे और बातें करेंगे शायरी पर, हालत हाज़िरा के ताल्लुक, मतलब शायरी का जी जो जी मौजूदा रुझान है और जो भी इस ताल्लुक से हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी के साथ आज के बहुत इस शुक्रिया। एपिसोड का जो है इख्तिताम होगा। इंशाल्लाह हम फिर आपके सामने आएँगे एक और नए तूफ़ान को लेकर, एक और नए शायर को लेकर। उनसे फिर शायरी पर गुफ्तगू होगी, कुछ उनकी शायरी के बारे में, कुछ उनकी शायरी सुनेंगे और हम फिर आपके सामने आएँगे। उम्मीद है आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और उर्दू अदब के नौजवानों से इसी तरह मिलते रहें। हमारे चैनल जी का एक मकसद जो है निसाबी ज़रूरत के तहत लेक्चर का एहतमाम भी है, वो सिलसिला भी जारी है। तकरीबन 50-60 एपिसोड्स लेक्चर्स जो है हमारे चैनल पर मौजूद हैं। तो उर्दू अदब से शगफ़ रखने वाले, इसके जो तालिब इल्म हैं, जो जानना चाहते हैं उर्दू अदब की निसाबी ज़रूरतों के ताल्लुक से, वो भी इस पर आ सकते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया।